उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सब यार अपने सबके दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बनता
दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ में हैं इस दौर के बहुत ही नामी, बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार जो जोड़ी के रूप में संगीत देते रहे हैं और कई सुपरहिट फिल्में, कई सुपरहिट गीत इस जोड़ी ने आपको दिए हैं और रोजाना आप इनके गीत सुनते हैं, रेडियो पर, टेलीविजन पर देखते भी हैं। इस जोड़ी का नाम है आनंद मिलिंद। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिता चित्रगुप्त साहब, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के, संगीत जगत के बहुत ही नामी संगीतकार रहे, बहुत ही सुमधुर संगीत दिया उन्होंने। तो हम इस जोड़ी का बहुत स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप दोनों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, और आपने हमको याद किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलिंद जी, मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ विविध भारती का, यहाँ आकर बात करने का हमको मौका मिला। आनंद जी, मिलिंद जी, 1984 से आपकी यात्रा शुरू हुई। अब आएगा मजा। हमारे सुनने वालों को भी, मुझे भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मजा आएगा। और ये जो आपकी पहली फिल्म थी अब आएगा मजा, ये आपको कैसे मिली? और ये भी मुझे पता चला कि इसमें लता जी से आपने ये कोशिश की थी कि भाई आपकी शुरुआत हो रही है जब एक स्वतंत्र संगीतकार की जोड़ी के रूप में, तो लता जी से हो तो और भी अच्छा है। और हर संगीतकार की ये ख्वाहिश होती है, गीतकार की। तो ये फिल्म कैसे मिली, इसके बारे में, और लता जी का ये जो गाना है इसके बारे में बताइए। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे पंकज प्राशर जी, वो हम लोग सब एक ही रोड पे रहते थे, 2 बिल्डिंग छोड़ के वो रहते थे। तो बचपन से हम लोग खेला वेला करते थे साथ में। और वो हमेशा बोलता था कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो म्यूज़िक तुम ही लोगों का लूँगा। कि घर पे कई बार आता था वो, और फिर घर पे पियानो है, गिटार है, कोई रिदम का इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लिया, जिसको हम लोग जैमिंग कहते हैं। तो मस्ती मजाक चलते रहता था, हम लोग आपस में कुछ गाना बना रहे हैं और पंकज भी उसको ऐसे करो वैसे करो। खैर बाद में पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। मैंने ग्रेजुएशन किया विद केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, फिर लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। और एक जगह मैंने नौकरी के लिए भी अप्लाई की थी, एक कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, वहाँ से मुझे कॉल भी आ गया था। अच्छा। और ऐसा कुछ इरादा तो था नहीं संगीतकार बनने का। घर पे चूंकि पियानो था और गिटार था, तो हम लोग, मैं पियानो सीख रहा था, मिलन गिटार सीख रहा था, और म्यूज़िक था, ब्लड में था। अच्छा, मैं हमेशा सोचता था कि वो मजाक में हम लोग कहते थे कि जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो तुम लोग का ही म्यूज़िक लूँगा वगैरह वगैरह। मैं गया हुआ था पटना, क्योंकि मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, और वहाँ से उनका फिर डेथ हो गया 13 दिन करके। जब मैं वापस आया तो पापा ने कहा कि पंकज का फ़ोन आया था और उसने कोई फ़िल्म साइन की है और यहाँ आया था, तुम लोग को ढूंढ रहा था। तो मैंने पूछा भाई किस सिलसिले में? तो पापा हंसने लगे। तो बोले नहीं, वो बोला कि तुम म्यूज़िक दोगे। तो आप यकीन मानिए कि मैं तो इतना नर्वस हो गया, क्योंकि पियानो बजा लेना और दूसरे का म्यूज़िक सुनना और अप्रिशिएट करना वो एक अलग ही बात है, पर एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। अच्छा, उसके पहले पंकज ने कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जी, उसमें हम लोग ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी किया था। मतलब म्यूजिक का उस तरह का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत था जी। एक्सपीरियंस मतलब हम लोग एज म्यूजिशियंस काम किए थे। पापा को असिस्ट किया था आपने? कम से कम 250 गानों में। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, 74-75 में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद हम लोग उनको असिस्ट किए काफ़ी फिल्मों में जी। और उस दौरान पापा ने हिंदी फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन कुछ हिंदी फिल्म्स और काफ़ी सारी भोजपुरी फिल्म्स की, जिसमें हम लोग असिस्टेंट्स थे। हम लोग म्यूज़िक पीसेस बनाते थे, रिदम बैलेंस करते थे सेट पर जाकर, तो प्रैक्टिकल नॉलेज था। पर 1982 में जब पंकज आया और जब फिल्म ऑफ़र किया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना और एक फिल्म में संगीतकार बन जाना घबराने वाली बात थी। तो ये पहली रिकॉर्डिंग, पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? तो हम लोग जब पहला गाना बनाए तो ये सिचुएशन हीरोइन पर एक सोलो गाना था। और इसके पहले एक और कहानी कहना चाहूँगा कि 1979 में एक भोजपुरी फिल्म बनी थी बलम परदेसिया, जो बहुत बड़ी हिट हुई, जिसमें पापा ने संगीत दिया था और गाने अनजान जी के थे। तो अनजान जी का आना जाना काफ़ी था और कुछ काम पापा के साथ कर रहे थे फिल्में। तो अनजान जी ने कहा कि मेरा लड़का आ रहा है बनारस से, ज़रा यार तुम लोग देखो, उसको हेल्प करो। तो हमने पूछा क्या? तो लिखने का शौक़ है उसको। तो सम टाइम इन 1981
बोले कि वो आएगा आपके पास और मिलेगा। तो घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बहुत ही जवान समीर जी खड़े हैं, जवान समीर। तो बोले मैं अनजान जी का लड़का हूँ, मैं आइए आइए बैठिए। तो वहां से झोंका अंदर आया। तो वहाँ से हवा का झोंका अंदर आया। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई, एक ही उम्र के थे। फिर गाना बनाना शुरू किए, तो करीब 100-150 गाने हम लोग कंपोज किए बिना किसी सिचुएशन के। अच्छा। वो कुछ मुखड़े दिए, हम लोग उस पर ट्यून बनाए, हम लोग ने कुछ ट्यून बनाया, उस पर वो मुखड़े लिख दिया और हम लोग खुद गाते थे। और कभी कभी अपने कॉम्पोजिशन पे ही हंसने लगते थे हम लोग कि ये सच हो रहा है, ये सपना है या पता नहीं क्या है। ये वाकई इनका इस्तेमाल हम कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल। और ये जैसे एकेडमिक कोर्स होता है और क्लास में पढ़ा जाता है, वैसे समय बीता और उसके बाद एग्जामिनेशन का वक्त आया, जिसमें हमारे 2 प्रोफेसर्स और या प्रिंसिपल जो कहलाइए, कौन कौन अनजान जी और चित्रगुप्त जी बैठे देखने के लिए ये आपके प्रोफेसर थे जी। कि आनंद, मिलिंद और सबीर का काम ठीक है या नहीं है और कोई धंधे में लगना पड़ेगा। तो उन लोग को खैर बहुत पसंद आया। तो ये सब शायद हो चुका था अब आएगा मज़ा के पहले। हाँ ये तो उसके बाद जब पहला गाना कंपोज किए हम लोग, तो समीर जी ने मुखड़ा लिखा, एक पंकज को सुनाया, पंकज को बहुत पसंद आया। राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। ये गाना हम लोग ने उस वक्त डिसाइड कर लिया। प्रोड्यूसर्स थे आलोकनाथ, गिरिजा शंकर, जो प्रसिद्ध एक्टर्स हैं, कि नहीं ये गाना लता जी से लेंगे, लता जी हम लोग को ब्लेस करने आएंगी, लता आंटी। तो पापा और हम लोग जाके उनसे बात किए, लता आंटी सेट पर आई। यूजुअली उस ज़माने में भी कई गाने डब होते थे, क्योंकि लता आंटी का ऐसा अगर ज़रा भी गला ख़राब हो तो गाना नहीं गाती हैं। लेकिन ये गाना लाइव रिकॉर्ड हुआ 19 अक्टूबर 1982, फेमस तारदेव, राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके जाके कट जाऊंगी। राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। जाऊंगी तो फिर मैं आऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी। मेरा वादा है, हाँ ये वादा है, कांटा बन के ना मैं तेरे दिल में चुभूंगी। मेरा वादा है, हाँ ये वादा है, कांटा बन के ना मैं तेरे दिल में चुभूंगी। दिल न जलाऊंगी, मैं न सताऊंगी, दिल न जलाऊंगी, मैं न सताऊंगी, फिर न तुम्हारी गली आऊंगी। गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी, राजा तेरे रास्ते से हट जाऊंगी, गाड़ी के नीचे जाके कट जाऊंगी।
भाई शुरुआत ही आपकी इतनी सुरीली हुई है तो फिर आगे का रास्ता तो सुरीला होगा ही होगा। ये जो गाना है इसमें कितने लोगों का ऑर्केस्ट्रा था? ये तो भरपूर था। ये करीब 100 लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। 40 तो वायलिन्स थे, 25-30 रिदम, मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा। लेकिन पापा ने एक चीज हमेशा सिखाया हम लोग को, इकोनॉमिकल होना। तो इस गाने का बजट भी इतना कम था कंपेयर्ड टू जो बजट उस वक्त चल रहा था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे आलोकनाथ गिरजा शंकर बड़े खुश हुए कि इतने मतलब लिमिटेड बजट पे कैसे किया आप लोगों ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि लोग एक टेक लेते हैं, फिर एक सेफ्टी टेक लेते हैं, फिर हो सकता है एक और टेक लेते हैं, 2-3 टेक्स लेते हैं। हम लोग ने एक टेक लिया और वो अच्छा लगा हम लोग को। हम लोग खड़े होकर बोले पैकअप, इतना कॉन्फिडेंस। बाद में अभी सोचते हैं तो हम लोग को खुद आश्चर्य होता है कि हम लोग ने ये कैसे बोला, एक ही टेक सुन के पैकअप। फिल्म आप लोग गए? फिल्म बहुत अच्छी गई थी। हम लोग तो कम से कम 50 शो देखे हम होंगे। लोग न्यू टॉकीज में बैंड्रा में नीचे सीढ़ियों पर बैठते थे। पंकज प्राशर, आलोकनाथ, गिरजा शंकर, आनंद, मिलिंद, समीर, अनीता राज जो हमारी हीरोइन थी, अच्छा, फारूक शेख। उसके पहले हम फिल्म का पोस्टर भी चिपकाते थे, ओह पूरा यूनिट। अच्छा। पंकज प्राशर वगैरह सब वो पेस्ट लेके और रात को 12 बजे के बाद, और बहुत प्राउड फील करते थे अच्छा। कि यहाँ पर हम लोग ने 50 पोस्टर लगा दिए, 6 शीटर बोलते हैं ना। और यहाँ पर और बीच बीच में मजाक भी होता था, पीछे देख लेना कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, पकड़ के ले जाएगी रात को, ये लोग कौन है मस्ती कर रहे हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे गाने थे, किन किन से गवाया आपने गाने? इसमें सारे गाने थे, लता आंटी, आशा आंटी, किशोरदास से गवाने का मौका मिला। और एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना था बेचो बेचो, जो आज के ज़माने में बहुत मतलब हर चीज़ को बेचने और कमर्शियल तरीके से आदमी सोच रहा है, वो महेंद्र कपूर और अमित कुमार ने गाया था। तो आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? वही वाला जो आपने पहले सुनाया शुरू में? ये बहुत क्लोज है जी, टू आवर हार्ट, क्योंकि ये सबसे पहला गाना था। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ आवर लाइफ। ये आपने दिलचस्प बात बताई कि आप लोगों ने पोस्टर भी लगाए उसके, तो फटा पोस्टर निकला हीरो। और ऐसे बहुत से हीरो हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है आपकी फिल्म से की, जैसे सलमान खान है, अक्षय कुमार है, आमिर खान है, शाहरुख खान है। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म की? दिल आशना है। हम लोग की पहली हिट हुई थी कयामत से कयामत तक, जी। 1988 में, 86 में सम टाइम इट हैड स्टार्टेड। तो उसमें आमिर खान की पहली फिल्म थी ये। पर उस फिल्म ने तो कयामत ढाई और उसके म्यूजिक ने भी कयामत ढाई। बिल्कुल लाइव ऑर्केस्ट्रा था और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, मगर जी। पूरा प्रोग्राम किया हुआ नहीं था। यहाँ आने तक आप कितनी फिल्में कर चुके थे? QSQT हम लोगों की 7वीं फिल्म थी। इससे पहले हमने की थी अब आएगा मजा, जिसके बारे में जिक्र जी। किया पहले। पंकज प्राशर के साथ 2 और फिल्में की थी, पीछा करो वो भी अच्छी थी, और एक जलवा नसीरुद्दीन शाह वाली। हमने किया था एक फिल्म माँ बेटी, खून बहा गंगा में, औरत तेरी यही कहानी, और उसके बाद कयामत से कयामत तक। माँ बेटी पापा थे। पहली फिल्म, उसका जो रेम्यूनरेशन वो जान सकता हूँ कितना था? हम लोग को पैसा कितना मिला था वो तो कुछ याद ही नहीं है। क्या मिला ही नहीं था? नहीं, पैसे मिले थे, मगर ये था कि भाई ये फिल्म मिल रही है, हाँ हाँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बौखला गए थे। नहीं, बहुत एक्साइटेड थे। नहीं, आपने स्टारडम भी तो देखा ना अपने दौर का, जब फिल्म का हिट हो गई, रातों रात घर घर एक नाम हो गया, आनंद मिलिंद, बहुत ज्यादा शोहरत, तो उसका एक अलग नशा होता है। नशा होता है, मगर उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है, ये तो बहुत क्योंकि अच्छी आपको मेंटेन करना है। क्योंकि क्या हो गया कि अगर मान लीजिए एक फिल्म आपने बहुत अच्छी दी, फिर लोग यहाँ तो फट से बोलने लगते हैं ये तो फ्लूक था, एक फिल्म में तो कोई भी दे सकता है। सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सस्टेन करना जो था, तो पूरा ध्यान फिर हम लोग का उसी में लग गया। 18 घंटा हम लोग काम करते। एक्चुअली ये फिल्म रिलीज हुई, हिट हो गई, उसके बाद इतनी सारी फिल्में साइन कर ली हम लोगों ने कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए, तो हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। और अच्छा, काम उस जमाने करने में एक और बात थी कि अ पर्सन वाज रेटेड बाय द नंबर ऑफ फिल्म्स, कि अगर आप 30 फिल्म कर रहे हैं तो आप अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। क्वांटिटी। आज वैसा नहीं है, आज आप 2-4 फिल्म भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक गाना श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप। गजब का है दिन, क्या बात फिल्म है, कयामत से कयामत तक। हमारे लिए भी गजब का दिन है, और हम लोगों को ये गाना बहुत पसंद है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोग पहले याद करते हैं पापा कहते हैं, लेकिन गजब का दिन इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ये गाना जो है, इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में कोई दिलचस्प वाकया हो, किस दिन रिकॉर्डिंग हुई इसकी, कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी सीटिंग कहाँ की आप लोगों ने? सिटिंग तो हमने एक बार शायद कहीं पर कहा था कि मंसूर के साथ जो काम किया हम लोगों ने, वो बहुत ही इनफॉर्मल वे में काम किया, कि जैसे म्यूजिक रूम में बैठ के एकदम हारमोनियम पे कंपोज कर रहे हैं, ये सब नहीं। कहीं भी मतलब
बेसिकली म्यूज़िक रूम में बैठते थे, मुखड़ा बन गया, बना लिया, तो उस वक्त कैसेट टेप चलता था, तो टेप पे रिकॉर्ड कर लिया। फिर मंसूर अपने गाड़ी में आता था, लाल रंग की एक मारुति वैन थी जिसका नंबर मुझे अभी तक याद है, 1887। मतलब मेरी मेमोरी अच्छी है। अभी मतलब बूढ़े नहीं हुए। तो उसमें हम लोग बैठ के कार्टर रोड जाते थे, 14th रोड पर घर था खार में, वहाँ से कार्टर रोड जाते थे डांडा रोड लेके, और ये कैसेट सुनते रहते थे। तो गजब का दिन भी ऐसे ही हम लोग कंपोज किए, उसको रफ रिकॉर्ड किए गिटार के साथ वगैरह, और सुनते सुनते जाते थे। तो आनंद जरा गुनगुनाएगा तो मैं बताता था कि जो ऑब्लिगाटोज अरेंजमेंट से हम लोग कैसे कार्टर रोड पे ऐसे ही गाते गाते बन जाता था। हम चाहेंगे कि आप सुने। ये सब जो पीछे बजता है ये हम लोग कार्टर रोड पे गाते गाते ये फाइनल हो गया अरेंजमेंट्स। अच्छा, सबसे कमाल की बात है, जब ये गाना मंसूर ने कहा कि ये ट्यून अच्छी है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक दिन हम लोग दोनों बैठे, हम बोले ट्यून तो बहुत अच्छी है, बोले इस पर कोई राइटर लिखेगा कैसे? बोले क्यों? बोले इसकी कटिंग तो देखो, डा 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 डा। इसके बाद और और आगे difficult सुनिए, हाँ। डा रा 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 टा 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 रा टा टा रा टा टा रा टा टा रा टा। मगर हमारे पास कौन थे? मजरू साहब, किंग ऑफ मीटर सही बात। मजरू साहब। तो उनको हम लोग ने अच्छा डर डर के दिया हाँ, कि बोलेंगे भैया ये क्या है, ये क्या है, धुन है, और वो एक ये सोच के दिया। शौक से लिखे। हाँ, मैं उसका आंखों देखा हाल सुनना चाहता हूँ। तो एक बार सुने, हाँ, तो बोले बहुत अच्छा, एकदम नए किस्म की ट्यून है। घर में सुनाया उनको जाकर के? हाँ, अच्छा। उनको उन्होंने वो आए थे सिटिंग रूम में, और उसके बाद फिर बोले कि एक काम करो, उसको टेप पे, तभी तो कैसेट चलता था, कुछ उनका अंदाज आपको मालूम है कैसे बोलते थे वो? तो मियाँ उसको जरा रिकॉर्ड कर दो। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, और वहीं पर बोले एक कागज़ दो हमको, और कुछ मीटर वो अपना लिख लिए उर्दू में। अच्छा, हम लोग डर रहे थे कि बोलेंगे क्या मीटर है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जी, बहुत पसंद किया, बोले चलो वेरी गुड। और हम वेट कर रहे थे, पता नहीं लिखेंगे क्या, क्योंकि इसमें स्कोप है क्या लिखने का। अच्छा। और एक और हाईलाइट ये है कि उसके बाद हम लोगों ने मजरू साहब के साथ काफ़ी काम किया। तो एक दिन मुझे बैठ के बोले काफ़ी बाद में कि बेटा, हिंदी सिनेमा में डायलॉग राइटिंग मैंने लाया, देखो तुम्हारा गाना भी सारा डायलॉग्स में था। गज़ब का है दिन, देखो ज़रा ये दीवानापन, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मज़ा आ रहा है कसम से। बोले सब डायलॉग्स है, और कमाल लिखा।
क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। हो क्या कहूँ मेरा जो हाल है, रात दिन तुम्हारा ख्याल है। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ। हो जगता है दिल, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। गजब का है दिन, और हमारे लिए इसलिए गजब का दिन है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में गजब के संगीतकार आए हैं, गजब के सुरीले संगीतकार आनंद मिलिंद, जिनसे की गई बातचीत आप सुन रहे हैं। और आपने किंग ऑफ मीटर मजरू साहब की बात की, और उनकी और कोई खास बात जो आपको याद आती हो? हम लोग के साथ तो बहुत ही अच्छा रिलेशन था, जी। क्योंकि बचपन से हम लोग को उन्होंने देखा था। घर पर आते थे, पापा के साथ बहुत सी फिल्में की। तो मुझे तो एक इंसिडेंट भी याद है कि घर पर घुसते हमेशा बोलते थे मुझे देखकर कि मेरा गोरा बेटा कहाँ है, मेरा गोरा बेटा कहाँ है, अरे गोरा बेटा, गोरे बेटे, गोरे बेटे। उसके बाद जब QSQT किए और कई फिल्में की, और उनके डेथ के कुछ साल पहले ही एक दिन मुझे बोले कि पता है तुमको क्यों गोरा बेटा मैं कहता था? मैंने बोला क्यों अंकल? तो बोले क्योंकि हमारी 2 सिस्टर्स है, सविता सुधा, फिर आनंद और फिर मैं। तो बोले नहीं, बाकी तीनों का रंग थोड़ा साफ था, तुम्हारा ही रंग कम था, तो तुमको ये नहीं लगे कि तुम्हारा रंग कम है, इसलिए मैं तुमको गोरा बेटा एनकरेजमेंट के लिए कहता था। वो वैसे हकीम भी थे, मैंने सुना है, तो आपको उन्होंने गोलियां दे दी एकदम, है? दिवाली के वक्त लास्ट डे सबसे बड़ा अनार वो उन्हीं के यहाँ से आता था कई सालों तक। वो मेरे ख्याल से जो 5 या 10 मिनट तक जलते ही रहता था। लेकिन ये बात तो सही है कि मजरू साहब ने जो गाने लिखे हैं वो अनार की तरह देर तक हमारे मन में जो है रोशनी करते रहते हैं, बरसते रहते हैं। अनार की बूंदें जो गिरती हैं, बिल्कुल वैसे उनके गाने हैं, ऐसा झरता है रस कि पूछे मत। यहाँ मजरू साहब का एक गाना और हो जाए। मजरू साहब के साथ एक बहुत अच्छा गाना हम लोगों ने कंपोज किया, फिल्म दहक, सावन बरसे तरसे दिल। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में।
सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। एक हसीना इधर देखो कैसी बेचैन है, रास्ते पर लगे कैसे उसके दो नैन हैं। ओ एक हसीना इधर देखो कैसी बेचैन है, रास्ते पर लगे कैसे उसके दो नैन हैं। सच पूछिए तो मेरे यार, दोनों के दिल बेख्तियार बेख्तियार है। पहली बहार में सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। देखो कैसा बेकरार है भरे बाजार में, यार एक यार के इंतजार में। मजरू साहब की बात चलिए, मजरू साहब के साथ में मतलब फिर एक ऐसा रिश्ता हो गया आपका कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन आपने इसके पहले जिक्र किया कि वो एक दिन दरवाज़ा खुला अचानक और समीर का एक झोंका अंदर आता है। समीर साहब के साथ में आपने बहुत काम किया, उन्होंने आपके साथ में बहुत लंबी एक यात्रा की है गीतकार के रूप में। समीर साहब की जो विशेषता है, उनके पिता बहुत नामचीन गीतकार थे और बहुत अच्छे गीत लिखे अनजान साहब ने। बिल्कुल। और समीर साहब अपने पिता की उसी परंपरा को बहुत आगे लेकर के गए। उनके साथ जो आपका ये रिश्ता एक बना प्रोफेशनल और फिर एक जो दोस्ती का होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वैसा रिलेशन गीतकार और संगीतकार का हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग ने इतना काम किया है साथ में, और वो दोस्ती से भी आगे का रिलेशन है। और हम लोग ने इतनी मस्ती की है, एंजॉय किया लाइफ। एंजॉय किया, और इतने जोक्स हैं जो सिर्फ मेरे, मिलिंद और समीर के बीच में, किसी चौथे को पता ही नहीं है। पता नहीं है। वैसे और वो कई- समीर ने भी कम से कम कई म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बाद में काम किया या करते आ रहे हैं, या हम लोग ने भी कई राइटरों के साथ काम किया, मगर ऐसा रिलेशन ना बना है ना बन सकता है। और हम लोग के ऐसे कोड वर्ड्स हैं जो हम लोग एक दूसरे को बोल दें तो हम लोग फट से समझ जाएंगे और किसी को खबर नहीं लगेगी कि क्या बात है। तो ऐसा गाना जिसने आप तीनों को बहुत गहरे से जोड़ा है। एक फिल्म आई थी अनाड़ी, उसके सारे गाने अच्छे थे। एक गाना था फूलों सा चेहरा तेरा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। हाँ एक गाना था उसमें लोरी थी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। तो ये फिल्म मेरे ख्याल से 93 या 94 में आई, और मेरी शादी हो चुकी थी, और मैं हमेशा सोचता था कि अगर मुझे बेटी होगी तो मैं ये गाना, जब मैं कंपोज कर रहा था तो उसको ज़रूर सुनाऊंगा। खैर ये गाना कंपोज किया और रिकॉर्ड किया, फिल्म में बहुत अच्छा लगा, मगर उसके बाद भी मुझे और 3-4 साल वेट करना पड़ा कि बेटी आई बहुत देर से। जी। और जब वो आई दुनिया में, और मैं जब उसको गोद में लेके
और जब ये गाना गाता था तो मैं बड़ा इमोशनल हो जाता था। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई, नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई, उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह, रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू। कमल जी, मुझे 2 बेटियां हैं, रितिका और रिया, और आज मुझे ये फील होता है कि ये बेटियां जो मुझे जिस तरह से रहती हैं, मेरा देखभाल करती हैं, और सारा जो रिलेशनशिप है वो बेटा नहीं कर सकता है। बेटियां बहुत बड़ी होती हैं और मैं सोचता हूँ कि इनको इज़्ज़त दी जाए, और दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइव्स।
आनंद जी, गीतकार की संपदा शब्द हैं और संगीतकार की संपदा जो है धुनें हैं। दोनों के मिल से गीत जन्म लेता है, लेकिन एक संगीतकार के लिए और क्या चीज है जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से संगीतकार को लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना अप्रिशिएट करते हो तो सेकेंडरी है। जब आप गाना कंपोज कर रहे हैं और जब लिरिक्स लिखे जाते हैं तो मीटर और जिसको हम लोग कहते हैं थ्रो, और एक शब्द जो पापा हमेशा यूज़ करते थे वज़न, कहाँ पर कितना वज़न आना चाहिए, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी कंप्लीट म्यूज़िक डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। तो ये हम लोग ने पापा से सीखा। अच्छा, उनके साथ भी राजेंद्र कृष्ण, साहिर साहब, मजरू साहब, जानिसार अख्तर, कैफी साहब, एक से एक दिग्गज राइटर। और पापा का लैंग्वेज इतना स्ट्रांग था आनंद, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, मैंने तो ये भी सुना कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संगीतकार थे। डबल ए में। और वो क्योंकि- कई बार गाने बनाते थे तो उसमें कुछ शब्द उनके जहन में उसी वक्त आ जाते थे, और वो जब राइटर के साथ बैठते थे तो राइटर कहता था अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम। साहिर साहब मेरे ख्याल से पसंद करते थे पहले गाना लिखना, और चिढ़ भी जाते थे जी। कि लोग धुन क्यों पहले बना के देते हैं। जी। तो जब वासना फिल्म साइन की थी, पहली मीटिंग में पापा ने उनसे कहा, अच्छा उनका दो तीन मीटिंग में पापा के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे वो, और एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। जी। तो साहिर साहब ने कहा कि एक काम कीजिए कि 6 गाने हैं, 3 गाने मैं लिख करके देता हूँ और 3 गानों की आप पहले धुन तैयार कर लीजिए। तो सामने से उन्होंने ये ऑफर किया, जो मतलब वैसे बहुत चिढ़ जाते थे। ये सिचुएशन जो बनी थी ना, ये पर्वतों के दायरे, ये पापा ने उनसे कहा कि बहुत अच्छी धुन बनी है, तो वो कभी नहीं लिखते थे, लेकिन उन्होंने कहा गुनगुनाइए, मैं लिखता हूँ, और ये ट्यून पर लिखा गया गाना। अच्छा, फिर अभी मुझे वो एक और इसी गाने के बारे में बता रहा हूँ कि जो पहले जो धुन थी वो बाद में उन्होंने कुछ चेंज किया था। क्योंकि पहले जो साहिर साहब को उन्होंने दिया था ट्यून इस तरह से कुछ थी, टा रा 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 रे रा रे रा, टा रा 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 रा। खैर वो जब लिख के जब पापा ने गुनगुनाया, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, तो जो मैं आपसे पहले एक बात कह रहा था जी। कि वजन, तो पापा को लगा कि ये पर्वतों ये ठीक नहीं लग रहा जी। तो उन्होंने सम पर प पे आना चाहिए। वही वजन कहाँ पर आना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा तो पिकअप कर दिया उसको, मतलब ये पर्वतों के मतलब आपका समारा है, ये पर्वतों, ये शाम का अब देखिए, ये शाम का इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये शाम का स्मूथ हो जाता है उससे। तो अगले दिन साहिर साहब आया तो पापा ने कहा कि मैंने धुन थोड़ी सी चेंज की है, ये सुनिए। बोले बहुत अच्छा। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो। नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल
पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है। हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां। ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं। ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन, ये रूप रंग ये पवन, चमकते चांद सा बदन। बुरा न मानो तुम अगर तो चूम लूं किरण किरण, के आज हौसलों में है बला की गर्मियां। ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का कमल जी, पापा ने इतना काम किया तो हम लोग भी अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि मजरू साहब, आनंद बख्शी, राजेंद्र कृष्ण जैसे लोगों के साथ काम करने का राजेंद्र कृष्ण मौका। जी के साथ में आपने कौन सा काम? एक फिल्म की जिसका टाइटल था औरत तेरी यही कहानी, मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थी। 9 गाने रिकॉर्ड किए उनके साथ। राजेंद्र कृष्ण साहब ने क्या गाने लिखे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और संवाद भी लिखे। उन्होंने आपके पिता चित्रगुप्त जी के साथ भी काम किया, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। हम लोग छोटे थे तो राजेंद्र कृष्ण हमेशा बैठे रहते थे, गाने लिखते रहते थे। तो मुझे मिलिंद नहीं बुलाते थे, मलिंद मलिंद। तो जैसे मैं आता था, अरे आओ बेटा, और फट से खुद चले जाते थे या किसी को भेज के, बनारसी स्वीट मार्ट था खार में, वहाँ से इमरती लेके आते थे। और मुझे ऑलमोस्ट जब भी वो आते थे घर पे, मुझे इमरती खिलाते ही थे। और गानों के रूप में उन्होंने बहुत इमरतियां बांटी हैं। आपके लिए भी गाना लिखा, फिल्म का नाम आपने बता दिया है। गाना कौन सा है? राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, जो उन्होंने आपके लिए लिखा था। एक गाना बहुत अच्छा था उसमें, ड्यूएट, ये सच है, सुरेश वाडकर रहना। आगे क्या था बोला? ना झूठ है ना कोई सपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना। ये सच है, ये सच है, ये सच है, हाँ ये सच है, ना झूठ है ना कोई सपना,
तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना। ये सच है, ये सच है, ये सच है, हाँ ये सच है, ना झूठ है ना कोई सपना। तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना। कहीं से कभी भी जब जब कोई पवन झकोरा आता है, कहीं से कभी भी जब जब कोई पवन झकोरा आता है, धीरे धीरे चुपके चुपके मुझसे ये कह जाता है, क्या ये सच है, हाँ ये सच है, ना झूठ है ना कोई सपना। तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना। जिन जिन राहों से हम तुम गुजरे, प्यार की खुशबू लहराए। जिन जिन राहों से हम तुम गुजरे, प्यार की खुशबू लहराए। धीमी धीमी मधुर मधुर सी धुन में कोई समझाए। क्या ये सच है, ये सच है, ये सच है, हाँ हाँ ये सच है, ना झूठ है ना कोई सपना। तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना, तुझे जन्म जन्म से मैं तो मानूं अपना। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, ध्वनि संपादक कमल शर्मा। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के